तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज एक और बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल से जुड़िए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह लगती है पांडव नगर। पांडव नगर के पास ही है रामलीला का मैदान। रामलीला के मैदान में एक व्यक्ति शाम 5 बजे फोन पर बातें कर टहल रहा था। तभी वह रामलीला मैदान के बिल्कुल पीछे की तरफ जाता है, जहाँ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ भी हैं। बात करते करते उसकी नज़र पड़ती है सामने एक झाड़ी के पास। देखता है वहाँ कुछ जानवर हैं और जानवर किस चीज़ को नोच कर खा रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ एक व्यक्ति का पैर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वह देखता है, वहाँ से डर कर भागने लगता है और जोर जोर की आवाज़ें लगाकर लोगों को बुलाने लगता है। भागते हुए जाता है तो सामने कुछ लोग रहते हैं, उन्हें बताता है। कुछ लोग भी जब सुनते हैं कि किसी व्यक्ति का पैर पड़ा हुआ है, वो भागते हुए वहाँ जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो वाकई में वहाँ किसी व्यक्ति का पैर पड़ा हुआ था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। अब फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पांडव नगर की पुलिस मौके पे जैसे ही सुनती है कि किसी व्यक्ति की कटी हुई बॉडी का सिर्फ एक अंग वहाँ दिखाई दे रहा है, वह भी पैर, भाग कर जाती है तो देखती है कि किसी व्यक्ति का पैर पड़ा हुआ है। लेकिन यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि पैर महिला का है या पुरुष का है। अब पुलिस उसको अब कब्जे में लेती है। तारीख रहती है 5 जून साल 2022। अब पुलिस उसे कब्जे में लेकर अपने यहाँ रखती है मोर्चरी में और जांच पड़ताल तेज करती है। तभी 6 तारीख को फिर करीब सुबह 7 बजे पुलिस पर फ़ोन जाता है कि रामलीला मैदान के दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का हाथ मिला हुआ है। अब पुलिस सन्न रह जाती है कि यह क्या माजरा है, एक व्यक्ति का पैर मिल रहा है तो फिर एक दिन बाद हाथ। अब पुलिस जाती है, हाथ को कब्जे में लेकर फिर से मोर्चरी में रखती है और केस दर्ज करती है। 6 जून को शाम को केस दर्ज किया जाता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास लोगों से पूछताछ करती है कि कहीं कोई बदबू आ रही हो तो बताइए, कहीं किसी के घर से कोई बदबू तो नहीं आ रही, कोई व्यक्ति गायब तो नहीं हुआ है। लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी 7 जून को फिर से उसी व्यक्ति का कटा हुआ फिर से एक हाथ मिलता है। अब पुलिस को फिर फ़ोन जाता है। पुलिस हाथ को लेकर कब्जे में रखती है। पुलिस हैरान रहती है कि आखिर यह कौन व्यक्ति है, आखिर वह शातिर अपराधी है कौन, जो एक के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है। कभी हाथ तो कभी पैरों को शहर के अलग अलग इलाकों में रामलीला मैदान के आसपास फेंक रहा है। अब देखते ही देखते आसपास दहशत फैल जाती है। लोग अब ये जानना चाहते थे कि आखिर वह बॉडी किसकी है, आखिर कौन ऐसा कर रहा है, उस किस व्यक्ति का कत्ल किया गया है जिसका कभी हाथ मिल रहा है, किसी का कभी पैर मिल रहा है। अब धीरे धीरे करके एक के बाद एक पुलिस को शरीर के 6 टुकड़े बरामद होते हैं, लेकिन सर पुलिस को मिलता नहीं है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, लोगों से पूछताछ करती है, हर आने जाने वालों से रोककर पूछताछ करने लगती है। रामलीला मैदान के सामने जितने भी घर आसपास रहते हैं, करीब 200 से 300 घरों में पुलिस पूछताछ करती है। लोगों के घरों में जाकर पुलिस फ्रीजर में तलाशी लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी व्यक्ति ने कत्ल कर, हत्या को अंजाम देकर शरीर को बोटी बोटी काट कर कई टुकड़ों में फ्रिज में छुपाया हुआ है और धीरे धीरे एक के बाद एक लाशों को ठिकाने लगा रहा है। अब लोगों के घर पूछताछ होती है और लोग सहयोग भी पुलिस का करते हैं। अब इसी समय श्रद्धा मर्डर केस आपको याद ही होगा, उसकी भी जांच जारी थी। उसके भी कुछ लाश के टुकड़े मिले थे, कुछ नहीं मिले थे। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि यह उसी के लाश के टुकड़े हैं, लेकिन पुलिस जब बारीकी से जांच करती है तो पता चलता है कि नहीं, यह टुकड़े किसी इंसान यानी कि किसी आदमी का है। अब पुलिस को कम से कम यह यकीन हो जाता है कि यह केस श्रद्धा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन श्रद्धा जैसा ही है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। अब कई महीने हो जाते हैं, पुलिस को पता नहीं चलता है कि आखिर किसकी लाश है और किसका कत्ल किया गया है। आसपास के लोग भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गायब हुआ है और कहीं से बदबू भी नहीं आ रही थी। अब करीब धीरे धीरे जून का मामला रहता है, नवंबर आ जाता है। अब पुलिस टीम से केस को लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है।
अब क्राइम ब्रांच चारों तरफ शहर में सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो एक जगह वह देखती है कि एक व्यक्ति दूर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। वह व्यक्ति जो है गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ठिकाने लगा रहा है, उसके बाद उसको बोरियों से ढक रहा है। अब फुटेज में साफ नहीं हो पा रहा था, लेकिन पुलिस जब उस जगह को तलाश करने के लिए उस जगह पर जाती है तो देखती है, गड्ढे को खोदती है तो वहाँ पर एक नरकंकाल मिलता है, एक व्यक्ति की सर बरामद होता है। अब पुलिस कदकाठी से कुछ साफ नहीं हो पा रहा था, लेकिन जांच पड़ताल शुरू करती है। किसी थाने में कोई शिकायत भी नहीं दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच पड़ताल तेज करती है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस अब उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकालकर जगह जगह तलाश करने लगती है कि आखिर वह व्यक्ति कौन है, कहाँ जा रहा है। तभी एक व्यक्ति पांडव नगर कॉलोनी में जाता हुआ ब्लॉक बी में दिखाई देता है। पुलिस धीरे धीरे अब पता करते करते उस व्यक्ति के घर पहुंचती है। पता चलता है कि पांडव नगर के उस कॉलोनी में एक महिला, एक उसका पति और उसका एक बेटा भी है जो कि 20-22 साल का है, और उसकी एक बहू और एक बेटी भी है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पहले तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब लोगों से पूछताछ होती है तो लोग बताते हैं कि इनका एक पति भी, जिसका नाम है संजन दास, वो यहीं रहता था, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से उसका कुछ पता नहीं है, कहीं गायब सा हो गया है। अब पुलिस को शक होता है। पुलिस एक के बाद एक कड़ी जोड़ने लगती है, परिवार वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर परिवार वाले, जो लड़का रहता है वह सौतेला रहता है, उसका नाम दीपक रहता है और माँ का नाम पूनम रहता है, और एक बहू और एक बेटी भी घर में रहती है। अब पूछताछ में दीपक और उसकी माँ टूट जाती हैं और एक ऐसा खुलासा करती हैं जिससे पूरा दिल्ली शहर सन्न रह जाता है। दरअसल कहानी को जानने के लिए चलना होगा कुछ साल पहले। बिहार का रहने वाला संजन दास, जिसका कत्ल किया गया था। बिहार का रहने वाला संजन दास की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी। वह सब कुछ सही चल रहा था। उसके धीरे धीरे करके करीब 8 से 10 सालों में उसके 8 बच्चे पैदा हो गए। अब उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। वो कमाने के लिए दिल्ली निकलता है। एक कंपनी में काम कर रहा था। तभी एक किराए के मकान में वह रह रहा था। वहाँ पर एक महिला पूनम, जिसकी 13 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी एक सुखदेव सिंह करके व्यक्ति के साथ। उसके साथ वह कुछ दिनों तक तो सही सलामत रहती है, लेकिन एक दिन शाम को उसका पति घर नहीं लौटता है तो वह परेशान हो जाती है और कई दिनों तक तलाश करती है तो पति घर नहीं आता है। पता चलता है कि उसका पति दिल्ली जा चुका है और वहीं वह काम करने लगा है। अब वह दिल्ली जाती है तो वहाँ जाकर उसकी तलाश करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब कई महीनों तक एक लड़की 13 वर्षीय लोगों की मदद लेती है, कुछ पता नहीं चलता है तो काम धाम करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अब पूनम धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। तभी 1 साल बाद करीब एक व्यक्ति जिसका नाम कल्लू रहता है, कल्लू से मुलाकात होती है तो धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो जाता है, और प्रेम इस कदर आगे बढ़ता है कि अब धीरे धीरे कल्लू और पूनम की शादी हो जाती है और दोनों के बीच में 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से एक दीपक रहता है जो बड़ा बेटा रहता है और एक बेटी रहती है। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। किराए के मकान पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कल्लू के साथ पूनम रहने लगती है। कुछ दिनों बाद कल्लू का एक्सीडेंट हो जाता है और कल्लू की भी मौत हो जाती है। अब बेचारी लड़की पूनम अपने छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ वहीं रहने लगती है। किसी तरह इनके घर उनके घर काम धाम करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर उसकी मुलाकात होती है वहीं पास में ही एक किराएदार से, जिसका नाम संजन दास रहता है। संजन दास भी उम्रदराज आदमी रहता है। कहाँ वह जिस समय उसकी मुलाकात होती है वह 25 से 26 साल की रहती है, और धीरे धीरे करके संजन दास और उसकी दोस्ती बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, और इधर दीपक भी बड़ा हो रहा था। समय गुजरता गया। कुछ सालों बाद संजन दास पूनम से शादी कर लेता है। वही संजन दास जिसके 8 बच्चे हैं और उसका बिहार में परिवार भी है। अब जो भी पैसा संजन दास कमाता वो अपने परिवार को भेज दिया करता था। इधर पूनम को पता नहीं था कि संजन दास की शादी हो चुकी है, उसके 8 बच्चे भी हैं। समय बीतता गया, दीपक की भी शादी हो जाती है।
दीपक की भी पत्नी आ जाती है। अब घर में बहू रहने लगती है, लेकिन मकान वही आज भी किराए का रहता है। घर में एक बेटी भी रहती है, बहू भी रहती है, और इधर संजन दास सौतेला पिता रहता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। एक दिन संजन दास को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। घर से फ़ोन आता है तो संजन दास अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी पूनम से कहता है कि पूनम, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पूनम कहती है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं खुद एक गरीब व्यक्ति हूँ, परेशान हूँ, किस तरह मैं काम चला रही हूँ। अब तभी संजन दास देखता है कि कुछ गहने जो उसके पास हैं, अब उस गहने को लेकर संजन दास बेच देता है। करीब 50 से 60 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब जो उसके पास गहना बचा था और उसकी बहू का जो गहना था लेकर बेच देता है। बेचने के बाद अब कुछ पैसे अपने घर भेज देता है और इधर काम धाम छोड़कर पूनम के साथ रहने लगता है। कोई काम धाम करता नहीं था। इधर दीपक बार बार कहता था कि पिताजी आप भी कुछ काम धाम किया करिए, कुछ पैसे आएंगे तो हम लोग एक घर बनवा लेंगे, ज़मीन ले लेंगे। लेकिन संजन दास सिर्फ पूनम के साथ रहता था और पत्नी के साथ रहता था, लेकिन पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करता था, पति जैसा व्यवहार नहीं करता था। ना तो दीपक को अपना बेटा समझता था, ना बहू को बहू, और ना ही बेटी को बेटी। एक रात जब पूनम और उसके बेटे कहीं गए रहते हैं, करीब 8 बज रहे थे, तभी संजन दास कमरे में जाता है और देखता है उसकी बहू घर पर अकेली है। बातचीत करता है, करते करते अब अपने बहू के साथ वह अश्लील हरकतें करने लगता है। अश्लील हरकतें करना लगता है, छेड़खानी करने लगता है और वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी उसकी बेटी आ जाती है। बेटी आकर पिताजी से कहती है, यह क्या कर रहे हो? तो वह बेटी के साथ भी छेड़खानी करने लगता है, उसके साथ भी अश्लील हरकतें करने लगता है। अब जब माँ और भाई घर आते हैं तो बहू और बेटी दोनों मिलकर दीपक और उसकी माँ को सारी बात बताते हैं। अब दोनों पूछताछ करते हैं तो संजन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बातें कर रहा था और मैं अपनी ही बेटी बहू के साथ ऐसा घटिया हरकत क्यों करूँगा। अब फिर से उस दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। कुछ समय और गुजरता है। एक दिन बेटी घर पर अकेली रहती है। दीपक अपनी पत्नी को लेकर और अपनी माँ को कहीं गया रहता है। तो फिर वह मौका पाकर उसकी नज़र अपनी ही बेटी पर, सौतेली बेटी पर पड़ती है और अपनी ही बेटी के साथ फिर से उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, उस पर नज़रें रखने लगता है। अब वह तरह तरह के अपनी ही बेटी को लुभावने वादे करने लगता है, लुभावने चीज़ें देने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, लेकिन फिर बेटी नहीं मानती है। अब जैसे ही रात होती है, फिर से दीपक और उसकी माँ घर आते हैं तो बेटी रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है और फिर दीपक को भी सारी बात पता चलती है। अब आए दिन ऐसी घटिया हरकतें वो अपनी ही बहू और अपनी सौतेली बेटी के साथ करने लगता है। अब माँ को लगता है कि यह ना तो कुछ करता है ना धरता है और हमारे ही बेटे और बहू बेटियों के साथ ऐसी घटिया हरकत करता है। अब यह पति कहलाने के लायक नहीं है। फिर एक दिन प्लान के तहत जब रात को वह घर आता है तो उसे खाने में दवाइयाँ मिलाकर दी जाती हैं और संजन दास दवा खाते ही सो जाता है और दीपक की माँ दोनों मिलकर उस कई टुकड़ों में काटते हैं। करीब 15 से 18 टुकड़ों में काटते हैं। काटने के बाद अब धीरे धीरे करीब 30 मई को यह घटना होती है। 30 मई 2022 की रात को उसका कत्ल किया जाता है, गला रेत कर। उसके बाद कई टुकड़ों में काटा जाता है। काटने के बाद अब पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़े शहर के कई एरियो में फेंकता है, जो टुकड़े नहीं मिलते हैं। अब जून का महीना आ जाता है। जून में करीब 5 जून रहता है और 5 जून को जब एक व्यक्ति उधर टहलने के लिए जाता है बात करते हुए, तो उसे एक टुकड़ा दिखाई देता है, वो भी एक इंसान का। तब वह फ़ोन करता है। अब 6 तारीख को भी केस दर्ज होता है, 6 को भी पैर मिलता है और 7 तारीख को भी सर बरामद होता है, लेकिन सर भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब वह जिस बॉडी को ढका था गड्ढे में, वह उसका धड़ रहता है। अब पुलिस सारे टुकड़ों को इकट्ठा करती है, लेकिन पुलिस सिर्फ मात्र 6 टुकड़ों को ही इकट्ठा कर पाती है। अब जब खुलासा होता है, उसकी पत्नी और उसके बेटों को पकड़कर पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, तो दोनों बताते हैं कि कई टुकड़ों में काटने के बाद उसे सर और उसके धड़ को अलग अलग करके उसका बेटा ले जाकर धीरे धीरे फ्रीजर से निकालकर
एक एक टुकड़े को बाहर फेंकता था इधर उधर, ताकि किसी को पता न चले। अब पुलिस बाकी के टुकड़ों की तलाश करती है, लेकिन टुकड़ा किसी जानवर ने या फिर किसी गड्ढे में, नदियों में उसने फेंका था, जहां पर बाकी के टुकड़े बह गए, सड़ गए, गल गए, उसका पता नहीं चला। अब 6 टुकड़ों से पुलिस जांच पड़ताल कर केस दर्ज करती है और केस दर्ज कर दीपक और दीपक की मां पूनम को जेल भेज देती है। और इधर बिहार उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है, वहां पर भी शिकायत दर्ज कराई जाती है कि उसके पति का कुछ पता नहीं है। संजन दास 5-6 महीने से फ़ोन नहीं कर रहा है, उसका फ़ोन गायब है। अब घर वालों को जब बताया जाता है कि तुम्हारे पति का कई टुकड़ों में कत्ल कर दिया गया है और उसकी थोड़ी बहुत बची हुई बॉडी मिली है कई टुकड़ों में, अब पत्नी और उनके बच्चों का, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। अब किसी तरह से जो टुकड़े बचे थे उसका पोस्टमार्टम कर उसके परिवार वालों को बिहार दिया जाता है और बिहार वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कहते हैं बुरे काम का कहीं ना कहीं बुरा नतीजा होता है। बहन बेटियों पर गंदी नज़र रखना, आखिर दीपक और पूनम के पास रास्ता ही क्या था। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया हैं, व्यूअर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, ये भी सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। फैजल खान भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। सोहन अंसारी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। मनीष पांडे हैं, लखनऊ से। सतीश गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।